आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर आज हम 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, फ्लावरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाली हूँ यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट के बारे में कि जो भारतीय जो पंचानन माहेश्वरी है, उन्होंने सबसे पहले उनको भ्रूणिकी का जनक कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके बारे में, उनके जो भ्रूण बनते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, उसमें डिस्कस किया है उन्होंने, पूरा उसके बारे में बताया है और काफ़ी रिसर्च भी की इन्होंने एम्ब्रियो में, भ्रूण के अंदर। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो फ्लोरिकल्चर का मीन्स क्या होता है कि फ्लोरिकल्चर वह प्लांट जिनमें पुष्प, फ्लावर बनते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, जिसके अंदर अपन वह ब्रांच जिसके अंदर अपन फूलों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। क्योंकि आज जो अपना चैप्टर है वो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। जो अपन ने पिछले जो वीडियो पढ़ के आए हैं, जो अपना फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था अलैंगिक जनन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन, जो कि पुष्प में होता है। क्योंकि जो प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट है, पुष्प है, वो क्या होता है? लैंगिक पार्ट होता है। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसको स्टडी करेंगे। और इसी के आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें ह्यूमंस का यानी मनुष्य का दे रखा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है फीमेल के अंदर, मेल के अंदर, तो वो दे रखा है। तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं आज पुष्प के बारे में, तो इसके बारे में अपन जनरल नॉलेज के बारे में पहले बात करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करने हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आगे देखते हैं अपन इसके बारे में। हेलो, चलो अगर अपन इसमें जो सबसे पहले अपन कवर करना है आज पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में सबसे पहले अपन कवर करेंगे इसके अंदर सिनॉप्सिस में सबसे पहले कवर करेंगे अब आज अपन फ्लावर यानी पुष्प। सेकंड कवर करेंगे अपन इसकी सिनॉप्सिस के अंदर नर, लिंग, अंग। थर्ड कवर करेंगे अपन इसे मादा, लिंग, अंग। फोर्थ कवर करेंगे इसके अंदर परागण कैसे होता है, जिसको पॉलिनेशन भी कहा जाता है। फिफ्थ कवर करेंगे निषेचन, जिसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सिक्स कवर करेंगे अपन इसके अंदर कवर करेंगे अपन फल का निर्माण कैसे होता है। और सेवंथ कवर करेंगे अपन इसके अंदर सीड यानी बीज का निर्माण कैसे होता है। लेकिन उसको पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ये एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक बीजपत्री और बीज। इसके पढ़ने के लिए पहले आपको एंजियोस्पर्म के बारे में समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जितने भी इस पृथ्वी पे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, उनकी कई सारी स्पीशीज़ है, देखी हुई है आपने सबसे पहले अगर अपन प्लांट्स का प्लांटी के अंदर इनका अध्ययन करते हैं, प्लांटी के अंदर अध्ययन, तो सबसे पहले आता है शैवाल, जिसको अपन नॉर्मल क्या बोलते हैं? एल्गी। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल एल्गी, शैवाल। शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ब्रायोफाइटा। थर्ड नंबर पे आता है अपना टेरिडोफाइटा। अब मैं आप सोच रहे हो कि मैम ये क्यों बता रहे? तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा 11th पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पहले का भी पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका एंजियोस्पर्म।
तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर का बनना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ये बताया है हमें, तो क्यों? क्योंकि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग पुष्प नहीं बनते हैं, इनमें पुष्प बनता ही नहीं है। यहाँ तक कोई भी पुष्प नहीं बनता है, इसलिए अपन सबसे पहले एंजियोस्पर्म के, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाले जो प्लांट्स है, जो ट्री है, वो सब एंजियोस्पर्म है। जितने भी आपने पुष्प वाले पौधे देखे हैं, फ्लावर वाले पौधे देखे हैं, वो सारे क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब क्या है? अपने पास एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो यहीं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन, पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पुष्प की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं उन्हीं के अंदर फ्लावर आते हैं और बाकी किसी में भी नहीं आते। एंजियोस्पर्म का जो सबसे अच्छा एक कैरेक्टर है जिसको अपन एंजियोस्पर्म, इसका जो एक कैरेक्टर है पुष्प का पाया जाना या फिर बनना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और पुष्प में बनने के बाद जब इसमें सीड बनते हैं, ये बीज बनना स्टार्ट होते हैं, बीज, तो उस समय क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होता है? सीड कोट होता है, बीज चोल बनना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में हम बात करते हैं, इनको आवर्त बीजी भी कहा जाता है। आवर्त बीजी का मतलब होता है इनके सीड का किसी कवर्ड में बंद रहना, बीज चोल के अंदर कवर्ड रहना। तो यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म के बारे में अपन बात करें, उन्हीं के अंदर अपन फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लावर के बाद अपन उसका नर पार्ट पढ़ेंगे, फिर मादा पार्ट पढ़ेंगे, फिर उनमें पोलिनेशन कैसे होता है, परागण कैसे होता है, कैसे परागकण उनकी मादा पार्ट पे पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र पे पहुँचते हैं, उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद उसमें फल का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद सीड का निर्माण कैसे होता है, और इनके सीड पे क्या पाया जाता है? सीड कोट पाया जाता है। और आपको मैं सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि घरों में आपने देखा होगा कि जो जितनी भी दालें हैं उनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है कि आपने चने को देखा होगा, चना जो होता है लेग्यूमिनेसिस का कुल के अंदर रखा गया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि चने की बाहर की साइड पे इस सीड कोट निकला, सीड कोट पाया जाता है डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का सीड कोट होता है। इसको बोलते हैं बीज चोल। इनका पाया जाना एंजियोस्पर्म का सबसे अच्छा कैरेक्टर माना जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन, तो ये हो गया अपना इसकी बात। अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपन पुष्प के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लावर, पुष्प। फ्लावर, तो ये क्या होता है? फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो आपको मैं डायग्राम से अपन पहले से इसको समझ लेते हैं। ये अपना एक फ्लावर है, इसका मैंने आपको डायग्राम बनाया है। तो फ्लावर के अंदर क्या होता है कि पुष्प के अंदर पहले कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं पहले अपन। और सबसे अच्छे पुष्प के अंदर 2 चक्र चलते हैं, एक होता है सहायक चक्र और एक होता है आवश्यक चक्र। पुष्प के अंदर 2 चक्र चलते हैं, एक तो होता है आवश्यक चक्र, एक होता है सहायक चक्र। सहायक चक्र में आ जाता है अपने बाह्य दल और सेकंड नंबर पे दल, इनको पुंज भी बोल सकते हैं। ओके, और आवश्यक चक्र में आ जाता है अपने पास पुमंग और जायांग।
ओके, जिनको एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों बोलते हैं अपन। तो यहाँ जो मैं बात करने जा रही हूँ आपको, अब ये फ्लावर के अंदर कहाँ है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो ये बताते हैं। ये इसका जो पार्ट होता है, ये जो इसका पार्ट होता है यहाँ पे, ये सब आपको जो दिख रहा होगा ये होता है इसका पुष्पासन, फ्लावर का पुष्पासन होता है, जिसपे पुष्प आसित होता है, उसको कहा जाता है पुष्पासन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 4 पर्व संधि प्रेजेंट होती है। पर्व संधियाँ वो होती है जहाँ से ही लीफ निकलना स्टार्ट होती है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नोट्स जिनको अपन बोलते हैं। तो इसके सबसे बाहर की साइड पे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसके बाहर के साइड पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी पेटल्स जैसी होती है, जिनको अपन बोलते हैं सेपल। तो यहाँ पे जो होती है इनको ग्रीन कलर की, इनको बोलते हैं अपन बाह्य दल। बाह्य दल ये संख्या में 5, 6 भी हो सकती है, ग्रुप में होती है। तो आपने देखा होगा टमाटर के अंदर तो ये लगी हुई रहती है और हमेशा ग्रीन कलर की रहेगी, हमेशा ग्रीन कलर की ही रहेगी। तो ये हमेशा, अगर ये ग्रुप में है तो इनको बाह्य दल पुंज बोलेंगे, और अगर ये अकेली है तो इनको क्या बोलेंगे, ओनली दल, बाह्य दल बोलेंगे। तो ये हो गया इसका। उसके बाद आपने देखा होगा कलरफुल गुलाब का, आपको पिंक कलर का देखा होगा, रेड कलर का देखा होगा, वाइट, येलो, सब तरह के देखेंगे। जो पेटल्स होती है आपकी वो कलरफुल होती है। तो हमेशा जो दल होती है वो क्या होती है, हमेशा कलरफुल होती है। ये कैसी होती है, कलरफुल। तो इनको क्या बोलते हैं, दल। लेकिन अगर अब मैं एक पेटल की बात करूँ तो उसको बोलेंगे दल, और अगर इसकी मैं पूरे पेटल्स की बात करूँ तो इनको बोलेंगे अपन दल पुंज। समझ रहे हो आप। तो ये हो गई अपनी 2-3 की बात। जिसपे पुष्प आसित होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, नॉर्मल, अच्छे से समझना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने देखा ग्रीन कलर की पेटल्स होती हैं, तो इनके बिल्कुल हमेशा ग्रीन कलर की होती है, टमाटर के अंदर हमेशा लगी हुई रहती है। तो ये जो होती है ग्रीन कलर की, इनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। उसके बाद आपने देखा हो कि जो हमेशा कलरफुल रहता है, ये वाला पार्ट हमेशा कलरफुल रहेगा, ये होता है दल। अगर ग्रुप हमेशा ग्रुप में रहेंगे तो दल पुंज, और अगर अपन एक पेटल्स की बात करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, दल। तो इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेटल, और इनको बोलते हैं सेपल। ओके बच्चों, अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए अपने सहायक चक्र। अब सहायक का मतलब क्या होता है कि सहायता करने वाले। तो जो अपने लैंगिक ऑर्गन है, इनके ये लैंगिक ऑर्गन है, इनकी क्या करते हैं, ये रक्षा करते हैं, इन दोनों की रक्षा करते हैं। तो जो बाहर से इनको कवर्ड रखते हैं ताकि इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, कोई तोड़ नहीं दे। तो इसी वजह से अब आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये होता है इसका पुमंग, नर पार्ट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नर पार्ट, ठीक है। और आपको ये पूरा दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये पूरा दिख रहा होगा, ये होता है इसका पूरा कंप्लीट, इसका है अपने जायंग। तो ये तो फ्लावर के नेम हो गए। अब अपन एक पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो अपन जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, मैं इसको वापस दोबारा रिवाइज करती हूँ। जहाँ पे पुष्प आसित होता है जिसपे, उसको बोलते हैं पुष्पासन। उसके नीचे एक पर्व संधि निकलती फर्स्ट में, उसको बोलते हैं, वहाँ से निकलती ग्रीन कलर की पेटल्स, सेपल्स निकलती, जिनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। उसके बाद आपने देखा होगा कि कलरफुल, हमेशा कलरफुल रहेगा, वो हुआ दल पुंज। उसके अंदर की साइड पे यहाँ पे रहता है नर पार्ट, जिसको बोलते हैं पुमंग, और ये होता है मादा पार्ट, जिसको बोलते हैं अपन जायांग। तो इसके अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, बीजांड। अभी बीज का निर्माण नहीं हुआ है बच्चों, यहाँ पे बीजांड इसको बोलेंगे। तो ये हो गया अपना फ्लावर वाला पार्ट। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि इस फ्लावर के अंदर तो आपको दोनों ही नर और मादा दोनों ही एक में ही दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पुष्प के अंदर पुष्प में, फ्लावर के अंदर 2 टाइप का होता है। एक होता है एकलिंगी, और एक होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि नर वो मादा पार्ट, जैसे अभी अपन ने फ्लावर बनाया था, उन दोनों का एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होना, वो होता है द्विलिंगी। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट होता है उसके अंदर, और उसके अंदर दूसरा पार्ट
मेल वाला पार्ट होता है वो अलग होता है, दूसरे फ्लावर के अंदर होता है। तो यहाँ जो बात कर रही हूँ मैं अलग अलग सेपरेट होना, मतलब एक लिंगी फ्लावर में के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जो द्विलिंगी फ्लावर होता है उनके अंदर क्या होता है, चाइना रोज एक द्विलिंगी फ्लावर है, उसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपने देखा भी होगा चाइना रोज़ को, जिसको अपन गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा कि दोनों ही आपने एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको द्विलिंगी फ्लावर भी बोलते हैं। और अगर अपन एनिमल्स की बात करें इस टाइप से तो इसको उभयलिंगी बोला जाता है। सेम कंडीशन होती है लेकिन उसको उभयलिंगी बोलते हैं, और प्लांट्स के अंदर इसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी फ्लावर बोलते हैं। तो ये तो हो गई अपनी द्विलिंगी फ्लावर की बात। अब अपन फ्लावर के अंदर ओनली मेल पार्ट की बात करेंगे। तो पुष्प के अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसका पुमंग, और वो भी नर पार्ट है। ओके, फ्लावर के अंदर अपन ने ये वाला देखा, इस पार्ट को अपन ने अलग से कर लिया। अच्छे से बना देती हूँ इसको मैं वापस। ये हो गया अपना, इसको बोलते हैं अपन वेट, पुमंग और पुतंतु। ओके, और इन दोनों को कंप्लीटली बोलते हैं अपन पुंकेसर। इनको एंड्रोशियम भी बोला जाता है, एंड्रोसियम। आपके सामने जो दिख रहा है ये मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसको अपन ने अलग निकाल कर फ्लावर के अंदर से निकाल कर उसको अलग सेपरेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने ये निकाल लिया। इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपन पुमंग, और ये वाला जो पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, नीचे जाकर के पुष्पासन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, पुष्पासन से। जो अपन ने इसके पहले जो पढ़ा था अभी फ्लावर के अंदर, ये यहाँ पे ये इस तरह से ये मेल पार्ट है, ये पुष्पासन से इसकी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे थैलेमस से जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, इसको अपन ने बिल्कुल अलग करके निकाल लिया है। तो यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो यही है कि पुष्पासन से जुड़ा होता है। तो ये वाला जो सिरा होता है इसका होता है समीपस्थ, और ये जो ये वाला भाग होता है वो होता है इसका दूरस्थ। अब इसको दूरस्थ इसलिए बोला है क्योंकि पुष्पासन से ये क्या वाला पार्ट है, दूर है। तो ये तो हो गई मेल पार्ट की बात। अब अपन बात करते हैं इसके इस वाले पार्ट की। तो ये जो पुष्पासन के अंदर जो पुंकेसर होता है वो कैसा होता है, उसका जो पुमंग होता है वो कैसा होता है, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको तो बोलते हैं एंथर। स्टेमन, और इसको बोलते हैं एंथर। ओके बच्चों, तो यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन इसके बारे में। अब जो इसका एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 पालियों से मिलके बना होता है। कितनी पालियों से मिलके बना होता है, 2 पालियों से मिलके बना होता है। तो इसका जो एंथर है वो दो पालियों से क्या होता है, से मिलकर बना होता है। आओ अपन इसकी संरचना को देखते हैं किस तरह से ये दिखता है अंदर। अगर इसको अपन इसका एलएस काटते हैं तो ये किस तरह की संरचना के रूप में अपने को दिखाई देता है। तो ये तो हो गई इसकी बात, इसके आगे की बात। अब अपन इसकी बाद में बात करते हैं, इसकी जो पुमंग है, एंथर है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन डायग्राम बना के, अगर अपन इस स्टेमन को बाइलोब्ड ये इस तरह से, इसको अगर अपने एलएस काटा, इसका टीएस नहीं, इसका एलएस काटा, तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। आपको ये बाइलोब्ड दिखेगा, ये इसकी दोनों पालियां हैं, 2 पालियां इसकी है। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी संरचना को देखते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेल पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ से अपन ने इस वाले पार्ट को क्या कर लिया, एलएस कर लिया इसका। अब इसके बारे में संरचना को पढ़ते हैं कि परागगण, जो पराग कण होते हैं वो किस तरह से बनते हैं इसके अंदर, वो देखते हैं। तो इसमें सबसे अंदर की साइड पे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम 4।
बहुत इजी है, आराम से समझना है इसको आपको। ओके, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, इस तरह से क्या होती है कि बाइलोब्ड में एक में माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होती है। ये वाला जो पार्ट होता है तब थीका होता है, इसका थीका, अपन इसको हिंदी में लिख देते हैं थीका। ये भी इसका पार्ट, ये थीका। इसमें थीका ये बनती है। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत ही स्मूथ सा स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं बीजाणुजनक उत्तक। इसके अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? बीजाणुजनक उत्तक कहा जाता है। बहुत इजी वे में अपन समझ रहे हैं इसको। इसके अंदर जो भरा हुआ होता है टिश्यू, उसको बोलते हैं अपन। तो ये जो टिश्यू होता है इसको बोलते हैं बीजाणुजनक उत्तक। क्या बोलते हैं? बीजाणुजनक उत्तक कहा जाता है इसको। बहुत ही सीधा सिंपल सा नाम है। इसके ये वाली संरचना होगी गोल, वो कितनी है? 4 है अपने पास बाइलोब्ड के अंदर। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बीजाणुजनक टिश्यू भरा होता है, बहुत ही स्मूथ होता है ना। आगे पढ़ते हैं। इसके बाहर की साइड पे एक लेयर होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम की बाहर की साइड पे एक लेयर होती है। इस लेयर को किस नाम से जानते हैं? ये जो लेयर होती है वो क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट भी करती है, इसको पोषण भी देती है, और आगे चल कर के कई सारे एंजाइम्स, वो हार्मोन्स भी क्या करती है? रिलीज करती है। तो इस जो लेयर को क्या नाम, इसको नाम दिया है टेपिटम। ओके, इसको नाम दिया है टेपिटम। तो इसके जो बाहर की जो संरचना है ये दिख रही है आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के जस्ट बाहर की साइड पे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रही है आपको ये वाली संरचना, वो, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये जो अंदर भरा हुआ टिश्यू है वो क्या है? बीजाणुजनक उत्तक है। यहाँ पे टेपिटम। अब टेपिटम के बाहर की एक पतली सी लेयर होती है जिसको बोलते हैं अपन मिडिल लेयर, मध्य स्तर। इसको क्या बोलेंगे? मध्य स्तर। डायग्राम को समझने से ही आपको पूरा कंप्लीटली याद हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो बाहर की जो लेयर दिख रही है आपको उसको बोलते हैं मध्य स्तर या फिर मिडिल लेयर बोलेंगे, मिडिल लेयर। ओके, तो ये हो गई अपनी मिडिल लेयर। तो आपने देखा होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होते हैं, इसके बाइलोब्ड में 4 होंगे। उसके अंदर की ओर मृदु तक बहुत ही सॉफ्टली बीजाणुजनक उत्तक भरा हुआ होता है। उसके अंदर, उसके बाहर की साइड पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टेपिटम की परत पाई जाती है, जो कि उसके अंदर जो भी बीजाणु बनेंगे, परागकण बनेंगे, उनको क्या करती है? वो पोषण देने का काम करती है। टेपिटम वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये कई सारे हार्मोन्स, वो एंजाइम को भी क्या करती है? रिलीज करती है। एंजाइम, वो हार्मोन्स को भी क्या करती है? रिलीज करती है। ठीक है, इसके बाहर की साइड पे, ये तो हो गई अंदर की बात, लेकिन ये जो बाइलोब्ड संरचना है इसके बाहर की साइड पे भी एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके बाहर की साइड पे एक संरचना पाई जाती है, लेयर, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको बोला जाता है अधिचर्म, जिसको बोला जाता है एपिडर्मिस। इसके बाहर की साइड पे पाई जाती है। यहाँ पे जो टिश्यू भरा हुआ होता है, जो इन दोनों जो बाइलोब्ड है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी उत्तक। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसका आप डायग्राम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो बात हो गई, ये तो हो गई अपनी बाइलोब्ड, यानी जो अपन बात कर रहे हैं एंथर की, उसकी संरचना के बारे में। अब अपन यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लेते हैं। किसको बाहर निकाले? माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया अपन ने। तो आगे कंटिन्यू करते हुए
अब अपन ने एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया। ये क्या है अपना माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है। इस सेल्स के अंदर कुछ जगह पे इसके अंदर बहुत सारी मदर सेल्स होती है, जिसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। MMS, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, MMS या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो अपन ने एंथर के अंदर से अपन ने क्या निकाल लिया, स्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया। अब उसको समझने के लिए कि इसमें एक परागकण का निर्माण कैसे होता है, समझ रहे हो बात को। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। अब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ जो अभी मैं बात करने वाली हूँ आपको, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट होता है। तो जब ये कोशिका होती है वो कैसी होती है, 2n वाली होती है, क्योंकि अभी बन के आई है, कोई डिवीज़न नहीं हुआ है अभी इसमें। आपने देखा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी इधर आपको। अर्धसूत्री विभाजन में कोई भी कोशिका का जब विभाजन होता है तो 2n से क्या हो जाती है, वो nn वाली हो जाती है। 2 सेल्स तो बन जाती है, लेकिन कैसे हो जाती है, उसकी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी हो जाती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। लेकिन समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में उस यानी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी, समान बनी रहेगी। तो यहाँ पे जो अगर 2n सेल्स का डिवीज़न होता है तो बनने वाली जो 2 सेल्स है वो कैसी रहती है, 2n से 2n ही होती है। ये थोड़ा सा अपने आगे चैप्टर के अंदर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पे अगर अर्धसूत्री विभाजन का अर्ध का मतलब होता है आधा होना, मतलब उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अर्धसूत्री विभाजन हमेशा लैंगिक अंगों में, सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। उसके अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो बाकी बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर ओनली समसूत्री विभाजन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि मनुष्य में या फ्लावर प्लांट में उनके जो आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग होती है, उनकी जो संतति होती है, उन्हीं के अंदर उनके आधे ही लक्षण आगे जाके जनरेट होते हैं, आधे ही लक्षण जाते हैं, पूरे नहीं जा पाते। इसी वजह से इनमें अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक अंगों में ही होता है। तो प्लांट के अंदर जो पुष्प है वो एक लैंगिक ऑर्गन है। और अगर मनुष्य की अपन आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ जो होता है मियोसिस फर्स्ट हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपने बात करी हो, तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 टाइप्स का होता है, मियोसिस 2 टाइप्स का होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में तो क्या होता है कि संख्या क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, अगुणित हो जाती है, समझ रहे हो आप। लेकिन इसके बाद वापस जब मियोसिस सेकंड होता है तो उसमें आधी नहीं होती है, वो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगी। इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को समसूत्री विभाजन के समान ही माना जाता है। उसकी सारी स्टेप एक जैसी ही चलती है। तो ये तो अपन नॉर्मल जनरल नॉलेज की बात हो गई अपनी। वापस अपने इस पे आ जाओ। तो यहाँ क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम को जब बाहर निकाल लिया अपन ने एंथर से, तो उस समय क्या होगा कि उसके अंदर सेल्स रहती है, उन सेल्स को लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी MMS यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने के कारण इनकी जो संख्या है माइक्रोस्पोर के अंदर जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, तो यहाँ जो बनता है वो अपने इस प्रकार से बन जाएगा। 2 कोशिकाएं बन जाती है अपने पास, 2 सेल्स बन जाएगी और वो कैसी हो जाएगी, N वाली। समझ में आ रहा है, N वाली हो जाएगी। अपने पास अर्धसूत्री विभाजन हो गया। वापस इसमें क्या होता है,
वापस इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, डिवीजन सेकंड होता है। सेकंड होने की वजह से संख्या 2n है, 2n से क्या हो गई यहाँ पे, यहाँ देखना 2n से क्या हो गई, n वाली हो गई, 2 सेल्स बन गई। डिवाइड तो होगा क्योंकि डिवीजन है, ठीक है। उसके पहले उसको सेल्स को तैयार होना पड़ता है, अपने जो जितने भी DNA RNA उनकी ग्रोथ करनी पड़ती है, उसके बाद वो डिवीजन के लिए तैयार होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के लिए पहले कोशिका को तैयार होना पड़ता है। लेकिन ये जो होता है वो अगुणित है, तो अगुणित रहेगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, इसमें आधी नहीं होगी। मतलब आप यूँ नहीं कह सकते कि 1/n हो जाए, हाफ हो जाए, ना, यहाँ पे n है तो n ही रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन इसके बारे में आगे। अब अपन ने अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पढ़ा, सेकंड, तो अब इसमें क्या होगा कि चार सेल्स का निर्माण हो जाता है, बन जाती है। ये भी कैसे रहेगी, n, कलर चेंज कर लेते हैं, n n n n वाली, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो यहाँ जो बनने वाले हैं, अब ये क्या बन गए अपने पास, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु बन गए। क्या बन गए अपने पास, लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे इनको, लघु बीजाणु। अपने पास कितने बन गए, 4, कंप्लीट 4 बन गए अपने पास लघु बीजाणु यहाँ पे। तो ये 4 बन गए। अभी यहाँ पे परागकण नहीं बने हैं बच्चों, यहाँ पे परागकण नहीं बने हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे वापस जाकर के क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री और समसूत्री विभाजन के बनने के बाद इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन आगे चल करके, पराग कण। तो ये हो गई अपनी इसकी प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे। अब इसके आगे चलते हैं अपन, पराग कण बन गए अपने पास। अब जो पराग कण है, आगे कंटिन्यू, ये पराग कण अपने पास बन गए हैं। अब इस पराग कण के अंदर क्या होता है, सीधा इस पराग कण बनने के बाद इसके अंदर 2 सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है इसके अंदर पराग कण। एक मिनट, A1 पराग कण पोलन ग्रेन्स बन गए। लेकिन क्या होता है कि 60% जो एंजियोस्पर्म में उनमें परागकण अलग तरीके से बनता है, और 40% जो एंजियोस्पर्म में उनमें परागकण अलग तरीके से बनता है। समझना इस बात को, ये 60% की बात कर रही हूँ मैं, और ये 40% की बात कर रही हूँ। प्रोसेस वापस चल रही है। अपने पास कितने माइक्रोस्पोर बने हैं, लघु बीजाणु बने हैं 4। इधर भी अपन ने 4 बना दिए। क्या बना दिए, 4 लघु बीजाणु बना दिए। यहाँ पे लघु 4 लघु बीजाणु कंप्लीट कर दिए। अब जो लघु बीजाणु के अंदर क्या होगा कि ये जो बनती है, इस सेल्स के अंदर 2 सेल्स बनती है, एक तो ये, और यहाँ पे आता है एक वैक्यूल। इसको बोलते हैं, ये होती है रिक्तिका। अभी लघु बीजाणु की ही बात करें, अभी अपन पराग कण पे नहीं पहुंचे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ आपको बताने वाली हूँ नोट के रूप में। और ये बनता है इसका केंद्रक। इस केंद्रक में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, तो आगे चल करके 2 सेल्स बनेगी। एक सेल्स तो उसके अंदर रहेगी प्रेजेंट, तो इसको तो बोलते हैं कायिक कोशिका, और दूसरी होती है यहाँ पे जनन कोशिका। ये हो गई अपनी जनन कोशिका। जनन कोशिका मतलब आगे जाकर के पराग जो कण है उनका निर्माण करेगी। तो यहाँ जो जनन कोशिकाएं होती है वो जाकर के क्या बना लेती है, यहाँ पे जनरेट होती है। और जनरेट होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो यहाँ पे जर्म सेल्स बनती है, जर्म पोर, तो ये जनन कोशिका आगे जाकर के क्या बनाएंगी, पराग कण बनाती है। यही कोशिका आगे जाकर के क्या बनाती है, पराग
कण बनाती है। ठीक है, तो ये अपन बात हो गई यहाँ पे 60% जो होते हैं उनके अंदर तो इस टाइप से होता है, केंद्रक रिक्तिका कायिक जनन हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स बन गया अपने पास, ये इसी तरह से 60% जो अपने पास है एंजियोस्पर्म, उनके अंदर तो क्या होता है कि ये यहाँ से जो पराग कण होता है यहाँ से ही उड़कर परागण की क्रिया के द्वारा दूसरे फ्लावर पर जाकर वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाता है और वहाँ जाकर के फर्टिलाइजन करता है। वहाँ जाकर के इसमें 2 मेल गेमेट्स का निर्माण होता है, 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन 40% के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जब लघु बीजाणु बनता है, यहाँ के अंदर जो लघु बीजाणु बनता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ही 2 कोशिकाएं, ये केंद्रक और ये इसकी रिक्तिका, ये अपन ने बना दी इसकी रिक्तिका। तो रिक्तिका के अंदर यहाँ जाकर के ये इसमें डिवाइडेशन होगा और आगे जाकर के 2 सेल्स बनेगी। यहाँ पे ये हो गई इसकी कायिक कोशिका और ये हो गई इसकी जनन कोशिका। अब इस वाली कोशिका में वापस डिवाइडेशन होता है और यहाँ जाकर के क्या होता है कि ये 2 सेल्स बनाती है। तो ये जो क्रिया है 40% एंजियोस्पर्म में 2 नर युग्मक का बनना, ये 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर केंद्रक भी बोल सकते हैं इनको, केंद्रक। तो 40% एंजियोस्पर्म में तो क्या होता है कि 2 नर युग्मक का निर्माण पहले ही हो जाता है, जब तक ये फ्लावर पे नहीं पहुंच पाते उसके पहले ही नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो 60% जो होती है एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि 2 नर युग्मक का निर्माण कहाँ जाकर होता है, जब वो फ्लावर की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं और यहाँ वर्तिकाग्र पर आकर के जब वो गिरते हैं तो इस जगह पे जब ये चिपक जाते हैं पूरी तरह से, तो इसके अंदर क्या होता है कि 2 नर युग्मक का, अपन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ये वर्तिकाग्र पे जब जाकर गिरेगी, ये वर्तिकाग्र मादा पार्ट में जब ये इसके ऊपर जाकर गिर जाते हैं तो यहाँ पे जो 2 नर युग्मक बनते हैं गिरने के बाद। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि पहले ही परागण क्रिया के पहले ही यहाँ पे 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से इन दोनों में डिवाइडेशन होता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो आप इसको वापस समझते हैं एक बार। लघु बीजाणु से क्या बना, MS, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका। कोशिका से क्या बना अपने पास, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या बना, लघु बीजाणु। शॉर्ट नोट्स में पढ़ते हैं इसको, लघु बीजाणु। इसके बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस या मियोसिस, जिसको अपन हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है बच्चों, यहाँ हो गई बात इसकी। फिर इसके बाद लघु बीजाणु बनने के बाद क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। लघु बीजाणु बनने के बाद परागकण बनते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें लघु बीजाणु हो गया अपने पास और यहाँ पे कंप्लीट और यहाँ समसूत्री विभाजन होता है जिसमें 4 कंप्लीट पराग कण कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक एंथर के अंदर कितने समसूत्री विभाजन होते हैं और कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका, एक तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। यहाँ पे 2 समसूत्री विभाजन होते हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। तो ये तो हो गई बात अपनी पोलन ग्रेन्स की कि किस तरह से इसके अंदर कंप्लीट होता है ये पूरा चैप्टर अपना। तो यहाँ पे जो बनने वाली बात है, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी।
फाइट बीजाणुद्भिद और एक होता है गेमेटोफाइट। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है? गेमेटोफाइट युग्मोद्भिद। तो यहाँ पे जो दोनों हैं, आपने देखा होगा कि एक प्लांट के अंदर ये इसका फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या आएगा? उसका पुमंग वाला भाग होगा, उसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोर को क्या बोलेंगे? बीजाणु। जब किसी प्लांट के अंदर उसके मेल पार्ट में, नर वाले पार्ट में बीजाणु का निर्माण होता है तो उस वाले प्लांट को क्या बोला जाता है? बीजाणुद्भिद या फिर स्पेरोफाइट। और अगर अपन मैं बात करूं यहाँ पे फाइट की, तो फाइट का मतलब सीधा सिंपल होता है फाइट का मतलब होता है पैदा करना, जन्म देना, पैदा करना या फिर जन्म देना। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे नाम आता है, टर्मिनोलॉजी है। बीजाणुद्भिद क्या होता है, गेमेटोफाइट का क्या होता है, क्योंकि अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये दोनों ही टर्म बहुत बार आते हैं। तो ये क्या होता है इनके बारे में बता देती हूँ मैं। तो स्पेरोफाइट क्या मतलब होता है? फाइट का मतलब होता है जन्म देना। किसको? स्पोर को, बीजाणु को। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर, उसके मेल पार्ट के अंदर अगर स्पोर का निर्माण होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। गेमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? फाइट का मतलब तो यहाँ पे भी वही है, पैदा करना, युग्मक। अब अपन ने अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, ये कौन सा पार्ट था? मेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट है। ये इसका क्या है? एंथर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? पुमंग, एंड्रोशियम जिसको बोलते हैं। इसके अंदर अपन ने लास्ट में क्या बनाया? युग्म। इसके अंदर अपन ने क्या बनाया? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु से अपन ने लास्ट में क्या बनाया है? परागकण। परागकण बनाए हैं। तो जो परागकण बनने की जो क्रिया है, परागकण, और परागकण को अपन युग्मक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? युग्मक। तो जो परागकण होते हैं उनका वो कौन सी किस में बन रहे हैं? एंथर में जाकर। तो जो पराग कोश है वो क्या है? गेमेटोफाइट है। तो इस तरह से जो बनता है उसको गेमेटोफाइट बोला जाता है। तो गेमेट्स का बनना तो गेमेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो गेमेट क्या है यहाँ पे? परागकण। तो अपन इस पूरी प्रोसेस में क्या पढ़ा है कि किस तरह से अपन ने सारी प्रोसेस में क्या पढ़ा है अभी तक? स्टार्टिंग से अपन ने सबसे पहले पुष्प का कौन सा पार्ट लिया है? नर पार्ट लिया है, पुमंग लिया है, जिसके अंदर दो पालियों से मिलके बना होता है। उस पार्ट्स को अपन ने फ्लावर से क्या कर लिया? अलग करके उसको अलग से पढ़ा है। तो ये इसका पूरा पार्ट होता है पुमंग, जिसको एंथर कहा जाता है। और इसको एक पार्ट को अगर मैं बोलूँ तो एंड्रोशियम कहा जाएगा। पुमंग और पुतंतु को मिला के क्या बोलते हैं? स्टेमन, यानी कि उसको पुंकेसर बोला जाएगा। जिस पार्ट से ये जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। और पुष्पासन जहाँ पे जिस पे पुष्प आश्रित होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अपन ने यहाँ से स्टेमन को, ये वाला जो पार्ट है, इसको एंथर को अलग करके इसका एलएस काट लिया। तो ये इस तरह से दो पालियों में दिखाई दिया है। उसके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू भरा हुआ होता है, मृदुतक, जिनको उत्तक बोला जाता है। उसको बोलते हैं बीजाणु जनक उत्तक कहा जाता है। और इसके बाहर की साइड पे टेपिटम लेयर पाई जाती है, जो कि उसमें बनने वाले जो पराग कण होते हैं उनकी क्या करती है? प्रोटेक्शन करने का काम करती है। कई सारे हार्मोन्स और एंजाइम को निकालने का काम करती है। वो पराग कण को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये हो गई। इसके बाद इसमें से अगर अपन इस माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स को बाहर निकाल दिया जाए तो इसमें आपने देखा था आगे कि इस तरह से यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स को निकालने के बाद उसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में फर्स्ट अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके द्वारा दो नर दो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद अर्धसूत्र विभाजन सेकंड होता है, जिसके अंदर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और समसूत्र विभाजन यहाँ पे फर्स्ट होता है। तो यहाँ जो होता है परागकण अपने पास बनता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक एंथर के अंदर
कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और कितने समसूत्री विभाजन होते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन 2 बार लिखा है, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पे ये अर्धसूत्री विभाजन एक ही कंप्लीट होता है यहाँ पे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन ही समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट है ये इसको पूरा एक बोलेंगे। तो यहाँ पे एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन बात कर ले, यहाँ पे अपने पास परागकण कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे ये परागकण बन गया है। और ये परागकण बनने के बाद लास्ट में जो परागकण बनता है, इस परागकण के चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर होती है। इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, इस अंदर वाली लेयर को तो बोलते हैं इंटाइन एंटाइन, और जो बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन। तो इस एक्साइन में के बाहर की साइड पे क्या होता है, ये किससे मिलके बनी होती है, स्पेरोपोलेनिन एक पदार्थ की बनी होती है जिसको किसी के द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता। स्पेरोपोलेनिन पदार्थ की बनी हुई होती है। और जो इंटाइन होती है वो इसकी सेलुलोज सेलुलोज की मिलके बनती है। पेक्टिन और सेलुलोज की मिलके बनी होती है। पेक्टिन और सेलुलोज की मिलके बनी होती है। सेलुलोज जो लीफ के अंदर पाया जाता है, लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो कि एक प्रकार का पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर होती है। तो सेलुलोज और इसकी मिलके बनी होती है। लेकिन जो एक्साइन होती है वो स्पेरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। इस पदार्थ को किसी के द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये जो एक्साइन होती है चारों तरफ की इसके, ये क्या होती है, इसके कुछ जगहों पर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे इसके जो परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जो एसिड या अल्कोहल किसी के द्वारा भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जो फॉसिल्स होते हैं उनके परागकण काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो फॉसिल्स बन जाते हैं, तो उनकी जो परागकण होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बाहर की साइड पर स्पेरोपोलेनिन नामक पदार्थ की एक परत पाई जाती है, जो कि किसी भी कारण से एसिड वगैरह, अल्कोहल किसी से भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ ये हो गई अपने पास परागकण। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे मादा पार्ट वाला, जो जायंग वाला पार्ट है, उसको गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए अपने, ये परागकण कंप्लीट हो चुका है अपना यहाँ पे। थैंक यू।